मैं फेल हो गया था मैथ्स और साइंस में। मैं टूट गया था एकदम। उसके बाद मेरे लाइफ में मैंने पहली बार किसी की मौत देखी थी, वो भी उसकी जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी सुसाइड कर लेनी चाहिए ऐसे। 10th के स्टार्टिंग तक माइनस और डिवाइड नहीं आता था। मैं चीटिंग के दम पे पास हुआ था और उस टाइम ही मेरे लाइफ में एक बिगेस्ट मेंटर, एक बेस्ट मेंटर मेरे लाइफ में आए। मैं पूरे स्कूल में टॉप कर गया। तो मुझे लिख के दे सकते थे मेरे फैमिली को कि इसका 10th नहीं क्लियर होगा। कुछ भी नहीं पता था IIT JEE के बारे में। बस मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं IIT JEE की स्टडी करूं, कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मुझे फ्री बॉडी डायग्राम तक नहीं पता था जब मैं ड्रॉप ईयर ले चुका था। मुझे समझ आया फिर बाद में कि सिर्फ कंसेप्ट आने से IIT JEE क्रैक नहीं होगा। जब मेरे टेस्ट में आए -4 मार्क्स, NTA अभ्यास का पेपर दे रहा था 220, 230, 235, 240, 78 मार्क्स आए JEE एडवांस में। इफ यू कांट बी ए किंग, बी ए किंग मेकर। भगवान के भरोसे ना बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। प्रणिपात भाई लोग। तो आज यार मैं आपको अपनी IIT JEE की स्टोरी बताने वाला हूं। ठीक है, आज है मेरा बर्थडे। तो मैंने सोच के रखा था, जब मेरा चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने सोच के रखा था कि मैं अपनी IIT JEE की स्टोरी जिस दिन मेरा बर्थडे होगा उसी दिन बता दूंगा। तो आज है यार मेरा बर्थडे है, इस करके आज मैं आपको अपनी पूरी IIT JEE की स्टोरी बताने वाला हूं। बेसिकली ये IIT JEE की स्टोरी नहीं होगी, ये मेरी अभी तक की लाइफ की स्टोरी होगी। क्योंकि यार जो मेरी IIT JEE की स्टोरी है, जब IIT JEE की जर्नी स्टार्ट हुई थी उससे पहले वाली जो उससे स्टोरी है, अगर मैं उसको ना बताऊं तो IIT JEE की मेरी स्टोरी अधूरी है। तो इसलिए मैं पहले आपको अपनी पिछली स्टोरी बताऊंगा, तब आपको लास्ट में IIT JEE की स्टोरी बताऊंगा, तभी एक मीनिंगफुल स्टोरी बनेगी। ठीक है, तो यार स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का, इस स्टोरी का मेन थीम ये होगा कि एक आपको रियल मोटिवेशन मिले, एक आपको रियल मोटिवेशन मिले। नहीं, मैं पहले मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट की एक वीडियो बना देता हूं। 10-15 मिनट की एक वीडियो बना देता हूं जो आपको मतलब एक ओवरव्यू दे देगी और एक आपको कुछ टाइम की एक मोटिवेशन दे देगी। एक स्क्रिप्टेड वीडियो बना देता हूं। ठीक है, तो वो आपको 2-3 दिन के लिए मोटिवेशन दे देती ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर उसके बाद काम वही हो जाता। तो मैं इस वीडियो का मेन थीम यही है कि एक आपको रियल मोटिवेशन देना, एक लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन देना। इस वीडियो का थीम यही होगा। ठीक है, कि आपको आज जो मोटिवेशन मिले वो कभी खत्म ना हो, आपको हमेशा इंस्पायर करे। मैं एक ऐसी आपको चीज आज स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि अभी तक मुझे भी खुद मोटिवेट करती रहती है। सो आई होप सो कि आपको भी मोटिवेट करे। तो देखो यार, और एक रिक्वेस्ट भी आपको करूंगा अपनी स्टोरी सुनाने से पहले, कि इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखना, स्पीड में ना करके देखना ज्यादा। क्योंकि यार हर एक स्टोरी के अंदर एक इमोशंस होते हैं, और अगर आप स्पीड में देखोगे तो स्पीड में देखने से आप उस इमोशंस को कैच अप नहीं कर पाओगे, उस इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और जब इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, स्टोरी के इमोशंस को मतलब ले नहीं पा रहे हो, तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए यार बिल्कुल पेशेंसली नॉर्मल स्पीड में वीडियो को देखना। तो यार शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे बचपन से। ठीक है, सीधा मेरे जन्म से। तो मेरा जन्म यार पंजाब में हुआ था। पंजाब के एक बहुत ही खूबसूरत शहर में, लुधियाना में मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है यूपी का है। हमारे मतलब मेरे दादा परदादा यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम कुछ साल पहले माइग्रेट कर गए थे यूपी से पंजाब। ठीक है, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब करते थे पंजाब में, इसलिए हम लोग उधर माइग्रेट हो गए थे। और जब मेरा जन्म हुआ पंजाब में, ठीक है, लुधियाना में, उसके बाद मेरे मम्मी पापा वापस यूपी आ गए थे और मैं दादा दादी के पास पंजाब में ही रुक गया था।
उसका रीज़न ये था, मतलब मैंने पहले अपने जो 16-17 साल हैं वो अपने दादा दादी के साथ ही बिताए हैं। मम्मी पापा मेरे यूपी में रहते थे, मैं पंजाब में रहते थे। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम यार यूपी के स्कूल हमारे एरिया साइड में इतने अच्छे नहीं थे, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, इसलिए, और पंजाब में काफ़ी बेटर था। तो इसलिए मेरे फैमिली ने ये डिसीज़न लिया था और मेरे दादा दादी चाहते थे कि इसको हम स्टडी करवाएं। तो इसलिए यार मैंने पंजाब में अपनी स्टडी शुरू की। ठीक है, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी पंजाब में गवर्नमेंट जॉब करते थे, सिक्योरिटी में काम करते थे। तो उसके बाद यार जर्नी मेरी शुरू हुई। सबसे पहले मेरी एडमिशन हुई। पहले तो 2-3 साल बचपन के तो ऐसे ही खेल कूद के निकल जाते हैं, बच्चा चलना सीखता है। तो मैं भी वैसे ही बहुत नटखट था, बहुत शरारती था मैं। ठीक है, अब कुछ और हो गया हूँ, पहले कुछ और था। तो बात ऐसी है, पहले जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद पहले 2-3 साल ऐसे ही निकले। ठीक है, उसके बाद तीसरे साल मेरी एडमिशन हुई प्राइवेट स्कूल में। एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुई और मेरे पहले 15 साल या 16 साल की लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा स्टडी अगर की थी तो 2 क्लासेस में की थी, एक यूकेजी में और एक नर्सरी में। बिलीव मी, इनके अलावा मैंने पहले 15 साल में कभी भी स्टडी कोई खास नहीं की थी। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में एक गया। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में मेरे दादाजी ने मेरी एडमिशन कराई। उधर मैंने नर्सरी की, नर्सरी में मैं फर्स्ट आया। ठीक है, नर्सरी में मैं फर्स्ट आया और उधर मुझे अभी भी याद है, मुझे एक स्टेज पे वॉच मिली थी और मेरे लाइफ का पहला और आखिरी प्राइज था स्टडी के रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें मुझे नर्सरी में वॉच मिली, फर्स्ट आया था मैं। उसके बाद टीचर्स ने मुझे एलकेजी नहीं कराई, सीधा यूकेजी में प्रमोट कर दिया। नर्सरी से सीधा यूकेजी में प्रमोट कर दिया। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अपनी नर्सरी और यूकेजी की लाइफ अब स्टार्ट हुई जब मेरे दादाजी ने मुझे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करने का रीज़न बस इतना ही था, ऐसा नहीं था कि फीस उस नहीं देने के कारण। और जो गवर्नमेंट स्कूल था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। हमारे पंजाब का बेस्ट स्कूल था वो, माना जाता है कि वो बेस्ट स्कूल है पंजाब का, हमारे गवर्नमेंट स्कूल। तो उसके सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू मानी जाती थी। तो इस करके मेरे दादाजी ने मुझे उसमें एडमिशन करा दी। अब जर्नी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट स्कूल में। अब जैसे ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया सब कुछ चेंज हो गया। यूकेजी में फर्स्ट था मैं, नर्सरी में फर्स्ट था। अब गवर्नमेंट स्कूल में आया तो पंजाब में यार एक रूल है गवर्नमेंट स्कूल का कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के सब बच्चों को पास कर देना है। अगर उनके मार्क्स कम भी हैं, किसी में सब्जेक्ट में फेल भी हैं, तब भी उनको पास कर देना। ये रूल है कि 1ली से 8वीं क्लास तक के सब बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो अब आदत हो गई। ठीक है, कोई टेंशन थी नहीं। फर्स्ट क्लास में आए, फर्स्ट क्लास से ही स्टडी से बिल्कुल नामो निशान खत्म। और फर्स्ट क्लास से नामो निशान खत्म। फर्स्ट क्लास में स्टडी नहीं की, एग्जाम से 1-2 दिन पहले स्टडी की। ठीक है, ऐसी सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, ऐसे चलता गया और पूरी मस्ती की। फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक बहुत मस्ती की। मैंने पेपर के 1 दिन पहले भी मैं स्टडी बहुत कम करता था, बहुत रेयरली करता था। सीधा जाके पेपर दे आते थे क्योंकि कुछ भी दे आए पास हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता गया और बहुत मस्ती की। सवेरे मतलब हमारी क्लास में 8 लेक्चर्स लगते थे, 8 पीरियड्स होते थे। लेक्चर्स तो नहीं, पहले पीरियड बोलते थे। तो 8 पीरियड होते थे और हमारा स्कूल जो था, जो गवर्नमेंट स्कूल था, वो बहुत ज़्यादा एरिया में था। मतलब लगभग वैसे 10 स्कूल बन जाएं, वैसे 10 गवर्नमेंट स्कूल का एरिया अकेले कवर करता था। बहुत लार्ज स्कूल था। ठीक है, तो उसमें मतलब लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे स्टडी कर सकते थे। इतना लार्ज स्कूल था, इतनी क्लासरूम्स थी उसमें। मतलब 10th क्लास में, 9th क्लास में भी FF तक सेक्शन गए हुए थे, F सेक्शन तक, और हर एक सेक्शन में 60-70 बच्चे थे। तो समझ सकते हो कितने ज़्यादा स्टूडेंट थे और कितना स्कूल का साइज होगा। तो ऐसे होता था कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक खेलते ही रहते थे और मैक्सिमम टाइम बस फर्स्ट पीरियड अटेंडेंस लगवानी। फर्स्ट पीरियड अटेंड, क्लास इंचार्ज आते थे, अटेंडेंस लगती थी। उसके बाद बस पूरा दिन, बाकी 7 पीरियड बाहर ग्राउंड में ही निकलते थे। ठीक है, बंक मार के ग्राउंड में निकलते थे। जब 8th पीरियड खत्म हो जाता था, पूरी छुट्टी हो जाती थी, तो बैग लेने आते थे क्लासरूम में, लेके वापस चले जाते थे। अटेंडेंस में पूरी रखता था 100%, 8th क्लास तक, 9th क्लास तक। क्यों? क्योंकि
स्कूल मेरे लिए स्टडी का जोन नहीं था, स्टडी करने की जगह नहीं थी। स्कूल मेरे लिए मस्ती की जगह थी, ठीक है, मस्ती की जगह थी, बहुत मस्ती करते थे। तो उसके बाद अब आए 8th तक पास हो गए, उसके बाद अब जर्नी स्टार्ट हुई आगे। अब आई 9th क्लास। 9th क्लास आई, अब डर लगने लग गया। 9th क्लास में डर लगने लग गया कि अब क्या होगा, क्योंकि 9th क्लास तो पास करनी होगी अपने दम पे, अभी कोई पास होने वाला तो सीन है नहीं। 8th क्लास तक पास कर दिया लोगों ने, 8 बिल्कुल बेसिक नहीं है, बेसिक्स ही नहीं पता हमें। 6th क्लास का कुछ नहीं पता था मुझे, 7th क्लास में क्या कराया वो कुछ नहीं पता था, 8th क्लास में क्या कराया कुछ नहीं पता था। 9th क्लास में आए, अब डर लगना शुरू हो गया, डर लगना शुरू हो गया कि अब कैसे होगा। और मैं अपने दादा दादी जी के साथ ही रहता था, और उसी के बीच में 9th के मिड में ही एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिली, जो कि मेरे लाइफ का सबसे मेन सदमा हुई था, जिसने टर्निंग पॉइंट लेके आया मेरी लाइफ में। मेरे दादी जी को कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया। और मुझे इतनी समझ नहीं थी कि कैंसर क्या बीमारी है, ठीक है। तो मुझे लगा कोई बीमारी होगी, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ये चलता रहा 3-4 महीने तक, सारी ये चीज़ें चलती रही, और लास्ट में फिर फाइनल स्टेज आ गई, ठीक है। मतलब उससे मतलब मेरी 9th पास हो, मतलब 9th क्लास में मेरी, तब मैं फेल हो गया था मैथ्स और उसमें साइंस में, इन 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। साइंस में 2 नंबर से फेल हो गया था, मैथ में 1 नंबर से फेल हो गया था। लेकिन मैं क्रिकेट में अच्छा था, हमारे स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था, क्रिकेट में मैं एक अच्छा प्लेयर था। तो मैंने अपने क्रिकेट कोच से, जो स्कूल में कोच होते हैं, क्रिकेट कोच थे हमारे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप इंचार्ज मैम से रिक्वेस्ट करो कि मुझे ग्रेस मार्क्स दे दें और मुझे पास कर दें। तो बहुत मिन्नता करके मैंने भी बहुत रिक्वेस्ट की मैम से, तब जाके मुझे पास कर दिया 9th में। और उसी 9th के बाद मुझे पता लगा कि दादी जी की फाइनल स्टेज आ गई है। और वो भी पता मुझे घर वाले बताते नहीं थे, मतलब मेरे दादी जी एडमिट थे 4 महीने से एडमिट थे, और मैं हॉस्पिटल जाता नहीं था। तो एक दिन अचानक ही दादाजी घर आए और मुझे कहा कि बेटा जाके ना एक बार दादी को मिल आना। तो दादी को मिलने को कहा, तो मैंने कहा ठीक है मिल आते हैं, उसमें क्या है, ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो मिलने गया, तो जब उधर गया तो उधर देख के पता लग गया कि, उधर देख के मैं शौक हो गया कि मतलब मुझे पता लग गया कि अब लास्ट टाइम आ गया है, कुछ घंटों की ही बात रह गई है। तो उधर जब वो सीन देखा मैंने, तो रोना आ गया मुझे, ठीक है, बहुत रोया। बाहर निकला, ठीक है, बुआ बाहर बैठे हुए थे हॉस्पिटल के, बुआ के गोद में बैठ के बहुत रोया, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए यार मैं दादी नहीं मानता था उस टाइम तक, क्योंकि मैं बचपन से दादा दादी के साथ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरे ये पापा हैं, मेरी मम्मी है। तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और फाइनली उसके बाद जिस दिन मैं मिलने गया, उसके नेक्स्ट डे एम्बुलेंस घर में आई दादी जी को लेके, ठीक है, दादी जी को लेके आई और हमारे बेड पे लेटा दिया, ठीक है। आखिरी सांसें ले रहे थे, मतलब 1-2 घंटे बताया था कि 1-2 घंटे के अंदर डेथ एक्सपायर हो जाएंगे। तो मैं देखता रहा उनको, तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही एक्सपायर हो गए। मैं टूट गया था एकदम। उसके बाद मेरे लाइफ में मैंने पहली बार किसी की मौत देखी थी, वो भी उसकी जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। ज़िंदगी में आज तक मैं जितना भी रोया हूँ अपनी दादी जी के लिए रोया हूँ, और कभी नहीं रोया हूँ। तो उसके बाद दादी जी की डेथ हो गई, उसके बाद हम अंतिम संस्कार करके आए, ठीक है। उसके बाद मुझे ये मतलब मेरे माइंड में कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी सुसाइड कर लेनी चाहिए, ऐसे कुछ गलत ख्याल आ रहे थे मुझे। ऐसा मतलब मैं उस टाइम ऐसा सोच रहा था कि मैं भी मर के जहाँ दादी जी गए हैं उधर ही चला जाऊँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी। तो उसके बाद जब अंतिम संस्कार करके आए, मैं आके घर पे ज़मीन पे ही बैठ गया, ज़मीन पे ऐसे सिर नीचे करके बैठ गया और रोने लग गया बहुत। तो मेरी बुआ जी आए और बुआ ने मुझे कहा, बेटा दादी जी तुम्हें इधर स्टडी के लिए लेके आए थे और तुम इधर क्या कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा करो कि दादी जी को भी उधर बैठ के अच्छा लगे।
आपको ऊपर से देख रही हैं वो, कुछ ऐसा करके जाओ, स्टडी ऐसी करो कि दादी को तो नहीं, चलो दादा को तो दिखाओ। तो वो बात चुभ गई मुझे, ठीक है, वो बात मैंने अपनी ईगो पे ले ली। उन्होंने मतलब बोला इस तरीके से था कि बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी दादी ने इतने बचपन से ही इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने अभी स्टडी में कुछ भी नहीं किया। तो वो बात मैं चुभ गई, ठीक है। तो उसके बाद सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद असली में काम स्टार्ट हुआ। मेरा 9th पास हो गया था। नाइन्थ की ब्रेक हुई थी। 9th और 10th के बीच में गैप होता है ना, हर एक क्लास जब हम पास करते हैं 9th क्लास से जब हम 10th क्लास में जाते हैं तो बीच में एक ब्रेक होता है। तो उसी ब्रेक में एक्सपायर हुए थे मेरे दादी। तो वो बात मुझे चुभ गई। अब मैंने स्टार्ट कर दिया स्टडी करना। 10th क्लास में मैं आ गया। 10th क्लास में आ गया, मैंने सोचा अब स्टडी करेंगे। अब जब स्टडी करने बैठा तो कुछ समझ ही ना आए। बिलीव मी, मुझे 10th के स्टार्टिंग तक माइनस और डिवाइड नहीं आता था। बिलीव मी, माइनस और डिवाइड मुझे नहीं आता था। मुझे प्लस आता था, मल्टीप्लाई आता था। माइनस अगर छोटी रकम है तो माइंड में कर लेता था, लेकिन अगर लार्ज नंबर आ गया, जैसे आ गया मान लो 31,000 में से माइनस करना है 328, तब मैं नहीं कर पाता था। छोटी मोटी माइनस हो, जैसे 50 में से 10 माइनस करने हैं तो माइंड के अकॉर्डिंग कर लेता था। मुझे माइनस और डिवाइड नहीं आता था। मेरे फ्रेंड्स को भी पता है, मेरे टीचर्स को भी पता है। 10th क्लास में आया हुआ बच्चा जिसको माइनस डिवाइड नहीं आता था, उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ये आप समझ सकते हो। तो मैंने उसके बाद शुरू किया, तो मुझे कुछ समझ ना आए माइनस। फिर मैं दादाजी के पास गया, मैंने कहा मुझे डिवाइड सिखा दो। उस दिन दादाजी को पता लगा मुझे डिवाइड नहीं आती। बहुत डरते डरते गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मार उड़ ना दे मुझे, लेकिन उन्होंने तब भी समझाया, मुझे डिवाइड बताया। तो मुझे 4 से 5 दिन लग गए थे डिवाइड और माइनस के बेसिक सीखने में, कि छोटी डिवाइड, दो डिजिटली डिवाइड कैसे करते हैं, 3 डिजिटली डिवाइड कैसे करते हैं, 4 डिजिटली माइनस कैसे करते हैं, ये सब सीखने में, एलसीएम सीखने में, एचसीएफ सीखने में, ये सब सीखने में टाइम लग गया। उसके बाद मैंने शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग में तो पहली बात तो मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी स्टडी की नहीं थी। बैठने का 5 मिनट बैठूं, उठ जाऊं, 5 मिनट बाद फिर वॉच को देखने लग जाऊं कितना टाइम स्टडी की, पता लगता था 5 ही मिनट की है अभी तो, ठीक है, टाइम बीत ही नहीं रहा था। अपने आप को बहुत बहुत टॉर्चर किया, अपने आप को ही थप्पड़ मारता था, अपने आप को ही ऐसे मारता रहता था, रोता रहता था, क्यों नहीं पढ़ रहा है तू, ठीक है, तू आया क्या है इधर करने के लिए, तुझे कुछ करना है दादी के लिए, उधर देख रहे हैं तुझे। ऐसे मेरे मतलब एक साइकोलॉजिकली एक ऐसे सेट हो गया था, ठीक है। उस टाइम माइंड में ये चीज़ हिट हो गई थी, तो अपने आप को बहुत मारता रहता था, ठीक है। ऐसे पता नहीं हो क्या सिचुएशन थी, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टर्निंग पॉइंट वही था। तो मैंने सब कुछ, उसके बाद फिर मैंने 10th की बुक्स उठाई। 10th की बुक्स समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो 6th की सही उठाते हैं। फिर मैंने 6th की बुक्स उठाई, 7th पहले मैंने फिर 6th की बुक्स कंप्लीट की, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब सीखा, और जो भी छोटी मोटी मैथ्स में बेसिक्स 6th क्लास में बेसिक होते हैं उनको सीखे। 7th की बुक की, 8th की 9th की, ठीक है। ऐसे बुक्स मैं कंप्लीट करता गया। ये बुक्स जब मैंने कंप्लीट की तो मुझे पता लगा, बेसिक थोड़ा बहुत समझ आने लग गए, कि ऐसा लगने लगा कि चलो अब माइनस डिवाइड ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, माइनस डिवाइड ये सब चीज़ें आती हैं। फिर 10th उसके बाद मैंने एक ट्यूशन ले ली, और वो सर बहुत अच्छे थे। उन सर ने बहुत कोशिश की मेरे इम्प्रूव करने में। उन्होंने मुझे दिन में 3 टाइम ट्यूशन पढ़ाई। एक बार मेरा स्कूल सवेरे 8 बजे होता था, तो एक बार मुझे उन्हें सवेरे 6 बजे से लेके 8 बजे तक ट्यूशन कराई। उसके बाद जब मैं स्कूल से 2 बजे आता था, उसके बाद 4 बजे से फिर 6 बजे तक ट्यूशन। उसके बाद रात को 9 बजे से 10 बजे तक फिर ट्यूशन। और वो टीचर ऐसे थे जो कि बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते थे, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं होता था, लेकिन उन्होंने पता नहीं ऐसा कुछ मेरे में देखा कि उन्होंने कराना शुरू कर दिया इतना टाइम। तो ये सब स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। दिन और 10th का टाइम सबसे टफेस्ट टाइम निकला था मेरा। अपने आप को बहुत मारा, बहुत रोया, ठीक है। सितंबर तक अपने आप को बहुत टॉर्चर किया, और हौली हौली आदत हो गई। और मैंने 10th में मैक्सिमम दिन
14 से 15 घंटे रोज स्टडी की है। अब आप जाइए बिलीव करो जाइए ना करो, लेकिन मैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे गली मोहल्ले वाले, उन सबको पता है कि मैंने 10th में कैसे स्टडी की थी। 10th में 14 से 16 घंटे रोज स्टडी मैंने की थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, आता कुछ नहीं था। ठीक है, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास 9th क्लास तक कुछ किया ही नहीं था, सीधा 10th में जंप कर चुके थे। अब स्टोरी स्टार्ट हुई तो रोज 14-16 घंटे स्टडी करी, बहुत प्रेशर में, बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, कभी कभी सिर दर्द करने लग जाता था, बहुत चीज़ें हुई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब उसके बाद मुझे ऐसा लगने मतलब मैंने सोचा, मुझे ऐसा लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, पहले 2 महीने मैंने 10th के जब आया मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा था चीज़ों को जो 10th की बुक्स में था। ठीक है, 6th 9th की बुक्स में था वो नहीं समझ पा रहा था। 6th 7th की बुक्स क्लियर हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठीक थी, मतलब उतना ग्रोथ हो जाती है माइंड की। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसके बाद फिर रेगुलर स्टडी की, 16-17 घंटे रोज स्टडी करना स्टार्ट किया। अब आप जितना मर्जी, मैं दिन में उस 10th में मैं डेली मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 घंटे सोता था, मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं सोता था। ठीक है, तो स्टडी करना स्टार्ट किया और सितंबर आया। सितंबर में अपने एग्ज़ाम होते हैं, सितंबर में एक एग्ज़ाम होता है ना, सितंबर में एग्ज़ाम होता है जब हम 10th क्लास में 9th क्लास में होते हैं स्कूल की तरफ से। सितंबर में मेरी परसेंटेज आई 69, अपनी मेहनत से परसेंटेज आई 69 10th क्लास में। 9th क्लास तक क्या था, 9th क्लास में जो फाइनल एग्ज़ाम था, उस फाइनल एग्ज़ाम 9th क्लास तक के फाइनल एग्ज़ाम में भी मैं चीटिंग के दम पे पास हुआ था 9th तक। ठीक है, चीटिंग करी थी मैंने, पर्ची स्लिप्स बना के लेके गया था बूट के अंदर, ठीक है, टाई के अंदर, उसी के दम पे पास हुआ था। तब भी मैथ में और साइंस में फेल हो गया था और किसी तरह पास करवाया, और बाकी सब्जेक्ट में भी चीटिंग के दम पे ही पास हुआ था। और अब मैं 10th क्लास में अपने दम पे मैंने 69 परसेंटेज लिए, तो कॉन्फिडेंस आया एक कि अब हो सकता है, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आया। और उस टाइम ही मेरे लाइफ में एक बिगेस्ट मेंटर, एक बेस्ट मेंटर मेरे लाइफ में आए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट, जो मर्जी कह सकते हो, माता पिता कह सकते हो, जो मर्जी कह सकते हो, वो मेरे लाइफ में आए। एक बेस्ट मेंटर मेरे लाइफ में आए। गेस करो कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान को मैंने देखना शुरू किया। ठीक है, मैं महाभारत, ठीक है, हमारे एक मतलब टीवी में महाभारत आ रहा था, तो मैंने महाभारत देखना शुरू किया। महाभारत देखा तो मुझे कृष्ण भगवान का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगने लग गया, पॉजिटिवनेस बहुत मिलने लगी। उसके बाद भगवत गीता मैं फिर पढ़ने लग गया। ठीक है, जब मेरा सितंबर में 69 परसेंटेज आ गई थी उसके बाद, तो कृष्ण भगवान से बहुत कुछ सीखा, पॉजिटिवनेस बहुत ली। एक बिगेस्ट मैन, मुझे कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद होती थी, भगवत गीता मैं खोल लेता था। और भगवत गीता की सबसे पावरफुल चीज़ बताऊं क्या है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, भगवत गीता की बुक उठाओ, श्री भगवत गीता की बुक उठाओ, बस कोई भी रैंडमली एक पेज अपने आप खोलने दो। बुक उठाओ और बुक में कोई भी एक रैंडमली पेज खोलने दो। जो पेज खुलेगा उसी में जो आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसी में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इतनी मैजिकल बुक है, इतनी मैजिकल बुक है। तो उसको पढ़ना स्टार्ट किया और 10th की स्टडी तो चल ही रही थी, 10th की स्टडी तो रुकी नहीं, करता ही रहा। अब ऐसे स्टडी चलती रही, बहुत मेहनत की। ठीक है, अब पूरा तो नहीं बता पाऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन ये बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऐसे होता था कि मतलब कभी कभी तो मैं सूरज भी नहीं देख पाता था बाहर का। ठीक है, इतनी मेहनत की। तो उसके बाद हुए प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए। मैं पूरे स्कूल में टॉप कर गया। एक ऐसा स्कूल जिसमें लगभग 10th क्लास में 300 से ज़्यादा बच्चे स्टडी करते थे, उसमें मैं टॉप कर गया। और एक ऐसा स्टूडेंट जो पिछले 9 साल से सेकंड लास्ट यही पोजीशन होल्ड करता था, या थर्ड लास्ट, कभी फोर्थ लास्ट भी मैं नहीं आया था, और वो अचानक ही फर्स्ट आ गया। बस लाइफ चेंज होने लग गई। स्टडी में इंटरेस्ट बन गया। और मेरे बुआ का बेटा जो कि मेरा भाई है, ठीक है, तो वो भी स्टडी कर रहा था, नॉन मेडिकली कर रहा था, PCM। तो उसने मुझे 10th में ही समझा दिया था कि भाई ऐसे
मार्क्स के पीछे ना भागना, नॉलेज के पीछे भागना। तो मेरे माइंड में उसने पहले ही वो सेट कर दिया था। तो ऐसे सितंबर प्री बोर्ड में मैं टॉप कर गया। बोर्ड का जब एग्ज़ाम हुआ तो बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरी आई 87%। 87% ऐसे आई, और मैथ केमिस्ट्री और मैथ साइंस और इंग्लिश मिला के 95% ऐसे कुछ आई, और मैं पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा था। अब लाइफ अच्छी दिख रही थी, अब लग रहा था कि कुछ हो रहा है। जहाँ पहले मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं 10th पास भी करूँगा कि नहीं। मेरे गली मोहल्ले के जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, नेबर्स थे, वो मुझे लिख के दे सकते थे मेरे फैमिली को कि इसका 10th नहीं क्लियर होगा। और उस बच्चे ने 10th में पूरे अपने मोहल्ले में मैक्स सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। तो अब पॉजिटिवनेस आने लगी। अब हुआ क्या, लेकिन 10th के बाद भी एक फिर चीज़ें चेंज होने लग गई। 10th के बाद क्या हुआ, 10th के बाद मेरे दादाजी रिटायर हो गए। अब सब लोग दादाजी और दादी, मतलब दादी तो रहे नहीं, तो दादाजी और हम लोग सब लोग अब यूपी शिफ्ट हो गए, यूपी वापस आने लग गए अपना, क्योंकि हमारा मेन घर तो यूपी में था। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए थे, तो अब दादाजी यूपी आने लग गए। लेकिन मैं टेंशन में था। मेरा मन था कि मैं पंजाब में ही स्टडी करूं, क्योंकि बेसिकली उसकी दो चीज़ें थी। पहला तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे पंजाब में मैं ज़्यादा बेटर स्टडी कर सकता हूं, क्योंकि यूपी में हम गांव में रहते हैं और गांव में इतना माहौल नहीं है स्टडी का, और पंजाब में अच्छा खासा माहौल भी था। और दूसरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि यूपी में हिंदी बहुत हार्ड यूज़ होती है। मतलब पंजाब में हिंदी बहुत सिंपल वे में कराई जाती है स्कूल्स में, ठीक है, लेकिन यूपी में बहुत हार्ड लेवल की हिंदी है। तो मुझे इस बात का भी डर था कि मैं उधर की हिंदी को ग्रैस्प कर पाऊंगा कि नहीं। और तो इस करके मैंने जिद की कि मैं पंजाब में रहूंगा। लेकिन दादाजी कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, अब कैसे रह सकते हैं पंजाब में, हमारी जॉब ख़त्म हो गई है, रिटायर हो गए हैं, तो हमें आना ही होगा। तो मैंने कुछ दिन फिर यूपी तो आ गए थे, लेकिन यूपी आके मैंने जिद की। कुछ दिन खाना नहीं खाया, 2-3 दिन खाना घर पे नहीं खाया, बाहर जाके खा आता था कुछ भी। घर से ही पैसे लेके जाता था, लेकिन बाहर जाके खा आता था गुस्से में, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन फिर मेरे घर वाले मान गए, लेकिन वो कह रहे थे कि रहोगे कैसे, मान लो तुम्हारे डैडी को, मतलब मेरे पापा को मेरे साथ भेजें, तुम दोनों भी रहोगे कैसे, उधर मम्मी भी होने चाहिए। तो अगर मम्मी उधर चले गए तो दादाजी के लिए इधर कौन खाना वाना बनाएगा। तो फिर मैंने सर्च किया गूगल पे, तो पता लगा मेरिटोरियस स्कूल के बारे में सही तरह। एक पंजाब में मेरिटोरियस स्कूल होते हैं, जैसे नवोदया स्कूल होते हैं ना, नवोदया का अगर आपने नाम सुना हो, तो वैसे स्कूल होते हैं मेरिटोरियस में। पंजाब में ऐसे स्कूल हैं, और रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, मतलब उसी के अंदर हॉस्टल भी है और आपका स्कूल भी है। तो वैसे स्कूल था, और वो पंजाब के बेस्ट स्कूल्स हैं आई थिंक 11th-12th के लिए। और उसमें 2 कंडीशन है उसमें एडमिशन लेने के लिए। पहली बात, आपके 10th में 80% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। 10th में 80% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एक टेस्ट होगा, एक ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट, मतलब ऑल ओवर पंजाब में टेस्ट होगा। उसमें से आप टॉप में आए तो आपको एडमिशन मिलेगी, जो कि इतना टफ टेस्ट पेपर नहीं था, इतना टफ नहीं होता था। लेकिन ये था कि वो टेस्ट वही, मतलब पंजाब के वही स्टूडेंट दे सकते थे जिनके 80% से ऊपर हैं, और उनमें से कुछ लोगों को लेते हैं। मतलब 40,000 लोग लगभग एग्ज़ाम देते हैं हर साल, उसमें से 3-4 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और जो 40,000 होते हैं वो पंजाब के टॉप के स्टूडेंट होते हैं। उनमें से मैक्स टॉप के स्टूडेंट को ग्रैस्प किया जाता है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरी रैंक आई 64, एडमिशन मिल गया। तो वो ऐसा कॉलेज था या स्कूल कह लो, ठीक है, स्कूल ऐसा था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल था। फ्री हॉस्टल, फ्री कोई फीस नहीं, फ्री मेस का खाना, फ्री हॉस्टल में रहना, फ्री स्टडी, ठीक है, फ्री सब कुछ फ्री था। और मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर थी, बिल्कुल एक सुप्रीम लेवल तक थी, ठीक है। खाना भी काफ़ी अच्छा था, ऐसे मैस में ऐसा खाना मिलता भी नहीं है कहीं। अभी मैं कॉलेज में जाऊंगा, उधर ऐसा खाना नहीं मिलेगा। तो उधर एडमिशन हो गई, तो अब मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो पंजाब में 11th में आया जब, तो 11th में अब मैं मेरिटोरियस स्कूल में आया। बहुत मस्ती की मेरिटोरियस स्कूल में, क्योंकि अब कंसेप्ट बन चुके थे।
कंसेप्ट बन चुके थे, अब कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं अगर दिन में 5-6 घंटे भी बैठ के स्टडी करता था तब भी उतना कर लेता था जितना मैं 10th में 12-13 घंटे में भी नहीं कर पाता था। तो बहुत मस्ती की, ठीक है, बहुत स्टडी भी की, क्योंकि स्टडी में इंटरेस्ट बहुत बन गया था। तो रात के 4-4, 5-5 बजे तक रात के स्टडी करते थे, लेकिन ऐसे कोई प्रेशर में नहीं करता था उस टाइम में, इंटरेस्ट बहुत बन गया था। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको कोई फिल्म देखनी है, आप क्या 12 घंटे की फिल्म देख सकते हो, 3 फिल्म एक दिन में देख सकते हो, तो आप कहोगे हाँ देख लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको स्टडी करने को कहूँ तो शायद मे भी आपको टफ लगे, और इसलिए क्योंकि आपको फिल्म देखने में इंटरेस्ट है, स्टडी में उतना नहीं है जितना फिल्म देखने में। लेकिन मेरा स्टडी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया था, इस करके ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था नॉर्मल बस इंजॉय कर रहा हूँ। तो होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत मस्ती की, जैसे कि आप एक क्लिप्स देख सकते हो, ठीक है, फोटोज़ देख सकते हो मेरी मेरिटोरियस स्कूल की। ये जो सारी फ़ोटोज़ हैं ये आपको दिखाएंगी कि मैंने कितनी मस्ती की। और बहुत स्टडी भी की, बहुत स्टडी की। मेरे जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट थे उन सबको मैंने समझाना स्टार्ट किया। एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट 10th में ही टीचिंग में हो गया था। 10th में ही मैंने सोच लिया था कि मैं टीचर बनूंगा। 10th का जब मैं 69% मेरी आ गई थी, और टीचर बनने का मेरा मन इसलिए किया क्योंकि मेरे में जो इम्प्रूवमेंट आई थी उसमें मेरे ट्यूशन वाले टीचर का बहुत हाथ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि टीचर है जो एक पर्सन की, एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत चेंज कर देता है। तो मैंने सोचा मैं टीचर बनूंगा। 10th में मैंने ये सोच लिया था। 11th में आया, 12th में आया। 11th 12th में मतलब लगभग हर एक स्टूडेंट को मैंने कराया हुआ है, स्टडी कराई हुई है। अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनको समझाया हुआ, मैंने टीच किया हुआ है। और मैं अपनी क्लास में 10th 11th नंबर पे आता था। हमारी क्लास में 70-80 स्टूडेंट, 70 के स्टूडेंट होते थे, 60-70 स्टूडेंट होते थे। उनमें मैं तो मतलब 10th 11th नंबर में आता था परसेंटेज वाइज। मेरी मतलब 86-87% आती थी। लेकिन जिस स्कूल में मैं था उसमें पंजाब के टॉप के स्टूडेंट थे, तो उनकी परसेंटेज 95, 96, 93 ऐसी भी आती थी। मैं टॉप 10 में या टॉप 15 में होता था। लेकिन जो टॉप के स्टूडेंट भी होते थे, जो मेरे से 10-15 स्टूडेंट आगे भी होते थे, जिनकी मतलब 95% है, 96% है, या और मतलब 87 से जिनकी ऊपर परसेंटेज होती थी, वो भी मेरे से ही समझने आते थे। क्योंकि मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागने लग रहा था, मैं कंसेप्ट्स के पीछे भाग रहा था। तो ऐसे चलता गया। 11th अच्छी निकली, 12th भी अच्छी निकली, ठीक है, 12th भी अच्छी निकली, और फाइनली 12th पास होगी। अभी तक मुझे कुछ IIT JEE के बारे में कुछ खास नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता है IIT JEE के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं पता था IIT JEE के बारे में। बस मुझे इतना पता था कि एक टफ एग्ज़ाम है और इससे आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, बस इतना पता था, कुछ खास नहीं पता था। 11th भी निकल गई, 12th भी निकल गई। अब 12th जैसी 12th ख़त्म हुई, 12th जैसी ही ख़त्म हुई तो मैंने देखा, एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें IIT JEE के बारे में डिटेल में बताया हुआ था कि क्या है IIT JEE। फिर मेरा मन बन गया IIT JEE करने का। तो मैंने सोचा ड्रॉप लेते हैं। 11-12th में JEE के बारे में कुछ नहीं पता था, सीधा ड्रॉप ईयर में मैंने ड्रॉप ईयर मेरा पहला साल था IIT JEE की प्रिपरेशन का। उससे पहले मैं बोर्ड लेवल का स्टूडेंट था, ठीक है, कोशिश करता था केमिस्ट्री में IIT लेवल का समझने की, लेकिन तब भी इतना नहीं था, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ, तो मैं ड्रॉप लेने का सोचा तो लेकिन ड्रॉप लेने का भी इसलिए सोचा क्योंकि मैंने जो IIT JEE की स्टोरी IIT JEE की जो डिटेल वीडियो देखी थी कि क्या होता है IIT JEE, यूट्यूब में ही देखी थी। तो सुना कि IIT JEE जो है इंडिया का सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है। बनना मुझे इंजीनियर ही था, मेडिकल नहीं करना चाहता था, ठीक है, मेडिकल वैसे भी नहीं कर सकते, PCM लिया हुआ था, तो इंजीनियरिंग करनी थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, पहले मैंने 10th में सोचा था कि मैं बोर्ड का एक टीचर बनूंगा, बोर्ड लेवल का एक टीचर बनूंगा। जब 12th पास हो गई, 12th पास होते हैं, जैसे 12th के पेपर देते हैं और पेपर और रिजल्ट के बीच में 2 महीने का गैप होता है, तो उस 2 महीने के गैप में ही वो वीडियो देखी थी। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं IIT JEE का एजुकेटर बनूंगा, IIT JEE का टीचर बनूंगा, बोर्ड का नहीं बनूंगा।
तो मैंने ड्रॉप लिया था टीचर बनने के लिए कि मैं सीखना चाहता था कि आईआईटी जेई की स्टडी कैसे, मतलब आईआईटी जेई के जो टीचर हैं वो पढ़ाते कैसे हैं, टीचिंग कैसे करते हैं। और बेसिकली मुझे टैग भी चाहिए था एक एनआईटीएन आईआईटीएन का, कि मतलब स्टूडेंट को भी बिलीफ हो कि इन्होंने क्रैक किया हुआ है तभी ये दूसरों को करा रहे हैं, एक बिलीफ बनता है ना। तो इसलिए मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। ड्रॉप इसलिए नहीं लिया था कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, यही सोचा था कि इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम का मैं एजुकेटर बनूंगा, टीचर बनूंगा, इस सोच में ले लिया था। तो ड्रॉप लेने का सोचा, तो खुद सोच लिया था, सब कुछ मन बना लिया था, लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं थे। उसके 2 रीज़न थे। पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं आईआईटी जेई की स्टडी करूं। जी हाँ, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं आईआईटी जेई की स्टडी करूं। उसके दो रीज़न थे। पहला ये रीज़न था कि वो चाहते थे कि उनको पता था कि आईआईटी जेई एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, और वो चाहते नहीं थे कि मैं इतने टफ एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। वो चाहते थे मैं कोई आराम से कोई ईजी चीज़ ही करूँ, इतनी कोई टफ चीज़ करने को नहीं चाहते थे कि मैं इतनी कोई टफ चीज़ करूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे फैमिली में एजुकेशन मतलब इतनी ज़्यादा किसी ने नहीं की हुई थी। मैं पहला स्टूडेंट ही था जिसके 12th में 80% से ऊपर मार्क्स थे मेरी पूरी फैमिली में। ठीक है, तो नहीं चाहते थे। और दूसरा मेन रीज़न तो यही था कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। पहले काफ़ी थे, लेकिन जब दादी जी को कैंसर हुआ उस टाइम बहुत पैसा लग गया, मतलब 12 से 15 लाख रुपए उसमें लग गए, और उन चीज़ों में ही सब कुछ ख़राब हो गया सब। मतलब पहले हम अबव मिडिल क्लास फैमिली में आते थे, उसके बाद बिलो मिडिल क्लास फैमिली में आ गए। तो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो और फीस बहुत थी, 1 से 1.5-2 लाख रुपए मेरे 1.5-2 लाख रुपए लगने थे उधर। तो लेकिन मैंने किसी तरह मनाया फैमिली को, ठीक है, मनाया और लोन भी लिया। ठीक है, मैंने फैमिली को कहा कि फिर मैं वही रूठ गया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर मैं आईआईटी में नहीं गया या एनआईटी में नहीं गया, बेसिकली मेरा मेन फोकस तो आईआईटी ही था। एनआईटी का तो सोचा भी नहीं था। तो मैंने सोचा आईआईटी अगर नहीं गया तो मेरी लाइफ बहुत छोटी होगी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, करना है। तो मैंने रिस्क लिया। पापा को रिक्वेस्ट बहुत की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। पहले मतलब 15-20 दिन तो लग गए मनाने में ही, मान ही नहीं रहे थे घर के। ठीक है, क्योंकि 2 लाख रुपए देना बहुत टफ हो रहा था। तो फिर किसी तरह लोन लिया हमने, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर्जे लिए, ठीक है, किसी से पैसे लिए, और फाइनली मैंने डिसाइड किया इंदौर जाने का। बहुत सारी कोचिंग मैंने रिसर्च की, कोचिंग के बारे में पर्सनली लेवल पे रिसर्च की, तो पता लगा कि ये कोचिंग जो है रिज़ल्ट खरीदती है, काफ़ी फेक रिज़ल्ट भी बनाते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करके कोचिंग ली थी। बाद में फाइनली मैंने इंदौर में कोचिंग ली, कैटलाइज़र नाम था कोचिंग का। ठीक है, काफ़ी अच्छी कोचिंग थी। जितना मैंने रिसर्च किया था उतनी ही मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही कोचिंग भी थी। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया था और 2 लाख रुपए लगा दिए थे, और 2 लाख रुपए कर्जा मतलब मेरे डैडी के ऊपर हो गया था, क्योंकि 2 लाख रुपए घर में तो थे नहीं, किसी से लेने ही थे, ले लिया था। अब आ गया, इंदौर में आ गया। इंदौर की आपको 1-2 फ़ोटो भी आपको शायद दिख जाए, तो इसको आप देख लो। तो इंदौर में जब आया तो उसके बाद अब पहले दिन गया कोचिंग में। ठीक है, पहले दिन गया तो सब कुछ समझ आ रहा था। पहले दिन एक्चुअल में मुझे लगा, पहले दिन में मोटिवेट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आईआईटी जेई तो इजी बहुत है, लेकिन एक्चुअल में पहले दिन कुछ कराया ही नहीं था। पहले दिन देखो क्या कराया था। पहले दिन फिजिक्स में क्या स्टार्ट हुआ था, यूनिट एंड डिमेंशन, और सबको ही आ जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट हुआ था, मोल कंसेप्ट की छोटी मोटी डेफिनेशन, और मैथ में क्या स्टार्ट हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे तो सब आता है आईआईटी जेई का, तो 1 साल अभी है तो आराम से कर लेंगे। उसके बाद घर आया। ठीक है, ऐसे 1 हफ्ता पहले फर्स्ट वीक में ज़्यादा कोई कॉलेज में इतनी हार्ड स्टडी नहीं हुई। सेकंड वीक से स्टार्ट हुआ, सेकंड हफ्ते से स्टार्ट हुआ। अब हमें शीट मिलनी स्टार्ट हो गई सेकंड वीक से, कि ये शीट आपको कंप्लीट करके लेके आनी है। शीट मिलती थी रोज़ के, मतलब 70-80 क्वेश्चन मिलते थे, इतनी शीट होती थी। ठीक है, और टीचर कहते थे इसको करके आना। तो एक दिन में 70-80 क्वेश्चन देते थे करने को, और मैं करने बैठता था तो मेरे से पूरे दिन में 2 क्वेश्चन भी नहीं होते थे।
पूरा दिन बैठा रहा, ऐसा नहीं है कि करता नहीं था स्टडी, पूरा दिन बैठूं लेकिन तब भी पहले 2 क्वेश्चन ही ना हो। और क्लास में आके देखूं तो काफ़ी लोग थे जो 70 क्वेश्चन करके भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने 9th में भी कोचिंग लेके रखी थी, 10th में भी लेके रखी थी, 11th में भी, 12th में भी, ड्रॉप ईयर में भी कोचिंग ले रहे थे। ठीक है ना, मतलब मैं आई थिंक मैं अकेला ही था अपनी क्लास में जो 11th सीधा ड्रॉप ईयर में IIT JEE की स्टडी कर रहा था। और बिलीव मी, मैं पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट था 12th में, हमारे पंजाब बोर्ड में फ्री बॉडी डायग्राम तक नहीं कराया जाता। सोचो, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम तक नहीं पता था जब मैं ड्रॉप ईयर ले चुका था। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पता था। फ्री बॉडी डायग्राम ना पता हो तो फिजिक्स क्या कर लेगा आदमी, 11 तो पूरी डुबा देगा। ठीक है, तो सब कुछ सीखने में टाइम लगा। तो पहले गया तो एक दिन में 2 क्वेश्चन हुए। ठीक है, 70 क्वेश्चन दिए, 2 ही क्वेश्चन हुए, वो भी 2 सही तरह, उनमें भी 2 में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो लेकिन करता रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत, और कभी प्रॉब्लम फेस होती थी, भगवद गीता उठा लेता था, पॉजिटिवनेस मिल जाती थी तो काम हो जाता था। करता रहा। और उसके बाद पहला टेस्ट हुआ लगभग 2 महीने बाद। 2 महीने बाद टेस्ट हुआ 300 नंबर का। मैंने सोचा था कि इस बार 200 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, पहला टेस्ट था, जोश भी बहुत था, थ्योरी सारी मैंने की हुई थी। पहला टेस्ट दिया, आए मेरे मार्क्स 98 मार्क्स आए। बहुत डिमोटिवेट हुआ। मैंने कहा यार सारी थ्योरी तो की हुई थी, सब कुछ किया हुआ था, फिर कैसे नहीं हुआ। ठीक है, ये सब हुआ, मतलब हर एक जो चैप्टर आने थे उनकी सारी मैंने थ्योरी की थी, सारे लेक्चर अटेंड किए हुए थे, तब भी मेरे 98 मार्क्स आए। नेगेटिव बहुत जा चुका था, और पूरा पेपर भी पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद घर आया, बैठ के सोचा कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो समझ आया कि IIT JEE जो है एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है, एक कंसेप्चुअल एग्ज़ाम नहीं है, एक एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्ज़ाम है। मैं फोकस कर रहा था कंसेप्ट्स पे, क्योंकि दुनिया कहती थी कि IIT JEE में अगर आप IIT JEE क्रैक करने के लिए अगर आपको डीप लेवल तक कंसेप्ट्स आते हैं तो आपका IIT JEE क्लियर हो जाएगा। दुनिया ही कहती है, आपको भी यही कहती है। लेकिन मुझे समझ आया फिर बाद में कि सिर्फ कंसेप्ट आने से IIT JEE क्रैक नहीं होगा, कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। इसीलिए मैं अपने स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी कहता हूं कि IIT JEE इज नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम। IIT JEE एक कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, एक एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कहता हूं। फिर मैंने क्वेश्चन का अमाउंट हौली हौली इंक्रीज़ किया, तो हल्की बहुत ही हल्की सी इंप्रूवमेंट दिखी। 98 से 106 108 ऐसे आए। ठीक है, और बीच में एक टाइम ऐसा आया और मैंने मतलब इंदौर, मतलब कोचिंग मेरी स्टार्ट हुई थी अगस्त में मैंने इनरोल किया था, जनवरी में पेपर था, 5 महीने थे लगभग, और मुझे IIT JEE के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फ्री बॉडी डायग्राम तक नहीं आता था। ठीक है, तो 5 महीने ही थे, लोड बहुत था। तो ड्रॉप ईयर में भी मैंने हर दिन 14 से 16 घंटे स्टडी की है। मेरे रूममेट्स को पता है। ठीक है, जो मेरे रूममेट थे मेरे हॉस्टल में उनको पता है। तो स्टडी की, तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती कर दी है शायद लेके, मेरे बस का नहीं है, ऐसे मुझे बीच में लगा। ठीक है, बहुत बार लगा कि मैंने शायद गलती कर दी है। कभी बहुत बार प्रेशर भी आया कि मतलब फैमिली के पैसे भी लगा दिए हैं, अब क्रैक ना हुआ तो क्या होगा, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हो रही थी बहुत। और अचानक ही एक दिन और डीमोटिवेट हुआ जब मेरे टेस्ट में आए -4 मार्क्स। कितने? -4 मार्क्स। जी हाँ, -4 मार्क्स आए, और वो आए ऐसे कि मतलब उनमें से, मतलब उस दिन 12 चैप्टर आने थे पेपर में, टेस्ट में, और उनमें से बस मैं 2 ही चैप्टर करके गया था। और उन 2 चैप्टर को करके गया था, उसके क्वेश्चन भी नेगेटिव में ही गए। उससे पहली बार तो आए ही बहुत ही कम क्वेश्चन थे, और जितने आए थे वो भी मैं सही नहीं करके आया। -4 मार्क्स आए मेरे, -4 मार्क्स। और टेस्ट के मार्क्स का मैसेज घर में जाता है, पेरेंट्स के फ़ोन पे भी जाता है। तो मैसेज गया पेरेंट्स के फ़ोन पे -4 मार्क्स का, और मैं अंदर से डर रहा था, टूट रहा था कि अब क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और वो भी मतलब मुझे कह रहे थे कि कोई दिक्कत ना ले। ठीक है, हुआ, क्रैक नहीं हुआ। उन्होंने कभी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि स्टडी मैं
और मैं एक्सेप्शनली वेल पहले ही कर चुका था। उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 12th में इतना हाई स्कोर कर लूँगा, 12th में एक ऐसा स्टूडेंट बन जाऊँगा जिस स्टूडेंट को 9th तक माइनस डिवाइड नहीं आती थी, और कहीं 12th क्लास में मतलब सब इन पंजाब के टॉप के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, टीच कर रहा था। तो उनके लिए उतना ही बहुत था, बहुत खुश थे वो। उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर IIT JEE क्रैक ना हुआ तो मतलब वो कुछ मुझे बोलते, कभी ना बोलते, कभी कुछ ना बोलते। लेकिन मुझे अंदर से गिल्ट फील हो रहा था कि 2 लाख रुपए ख़राब हो जाएंगे, और वो 2 लाख रुपए तो घर में हो तो बात अलग है, वो कर्जे पे लिए हुए थे। तो मैंने फिर तब भी मैं लगा रहा, भगवत गीता बीच बीच में काम आती रही, सबसे मेन मेंटर मेरी वही थी, ठीक है। वो बीच बीच में मोटिवेट मुझे करती रही, चलता रहा। होली होली अब इम्प्रूवमेंट होने लग गई। जब मुझे ये बात समझ आई कि JEE इज़ नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम, इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम, कि कंसेप्ट को अप्लाई करना ना चाहिए, ये जब बात मेरे माइंड में क्लियर हो गई, तब होली होली मैंने क्वेश्चन का अमाउंट इंक्रीज किया, थ्योरी का डिक्रीज किया, होली होली किया। और टीचर्स को देखने जाता था कि टीचर क्लास में देखता था कि टीचर कैसे IIT JEE की स्टडी करा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं IIT JEE लेवल तक कंसेप्ट, ये देखता था। क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो यही था कि IIT JEE का एजुकेटर बनना है, ठीक है। साथ में क्रैक तो करना ही था, लेकिन ऑब्वियसली साथ में मेन क्रैक करने के बाद भी टीचर ही बनना था, पहली सोच बैठा था, ठीक है। तो उसके बाद आया, मैं चलता गया, तो होली होली क्वेश्चन करता रहा, तो होली होली इंप्रूवमेंट दिखी। फिर 120, 130, 140 ऐसे तक जाने लग गया, ठीक है। दिसंबर आया, जनवरी में एग्ज़ाम था, और दिसंबर में आया कोविड, लॉकडाउन हो गया। तो हम लोग फिर सब लोग हॉस्टल से घर आ गए, तो मैं भी इंदौर से यूपी आ गया। अब इधर से चीज़ें अलग हो पहले, और नवंबर में ऐसा हुआ था, नवंबर के बाद मैंने कोचिंग जाना वैसे भी बंद कर दिया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने कोचिंग गया। 4 महीने में मैंने ये सीख लिया कि IIT JEE के लिए पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव रखता था। 4 महीने टीचर से सीख लिया था। उसके बाद नवंबर के बाद मैं रेगुलर नहीं जाता था, बीच बीच में जाता था, ठीक है। नवंबर तक रेगुलर गया था, क्योंकि वो नवंबर तक में समझ आ गया था कि अब करना कैसे है। अब दिसंबर में घर आ गए, ठीक है। और सिलेबस हुआ, 4 महीने में तो कहाँ IIT JEE का सिलेबस होगा, 11th भी है, 12th भी है, ठीक है। और मेरा कुछ भी नहीं पता था मुझे तो IIT JEE के बारे में। तो मेरा सिलेबस हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट JEE मेंस का जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, तब तक मेरा 40-50% ही सिलेबस हुआ। 40-50% सिलेबस हुआ, तो मैंने कहा चलो एग्ज़ाम दे के आया। मैं पहला अपना एग्ज़ाम दे के आया, 140 मार्क्स आए। सो JEE मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में यार मेरे 140 मार्क्स आए, ठीक है। मैं दुखी था वैसे तो, क्योंकि मेरा टारगेट था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल स्कोर करना, लेकिन मेरी 140 मार्क्स पे परसेंटाइल आई थी 93 पॉइंट कुछ, ठीक है, 93.7 आई थी। तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 140 नहीं 138 मार्क्स आए थे, और परसेंटाइल मेरी आई थी 93.7। तो मैं दुखी था कि मेरी 99 परसेंटाइल मैंने सोचा था, लेकिन सिलेबस तो कंप्लीट नहीं था, ठीक है। सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था, 50 मैक्सिमम से मैक्सिमम 55% तक सिलेबस किया हुआ था। तो पता तो था कि नहीं आएगी, लेकिन तब भी सैड था। लेकिन बात खुश भी था कहीं ना कहीं, और मिक्स रिएक्शन था। खुश इस करके था क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे उसमें किसी की भी 93 परसेंटाइल नहीं आई थी। वैसे किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है कि अपने फ्रेंड्स में से अगर हमारे हाईएस्ट हो तो हमें एक अलग सी खुशी होती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में 138 मार्क्स आए, ठीक है। तो उस टाइम मुझे ये समझ आ गया था कि मैं चल बिल्कुल सही रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिलेबस पहले ही 55% किया हुआ था, और मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने 100% सिलेबस भी किया हुआ था, तब भी उनकी परसेंटाइल 85-87 आई। आप में से भी आप लोग काफ़ी लोग पूछते भी हो कि भैया मैंने सिलेबस तो पूरा किया था तब भी मेरी परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल नहीं आई। ऐसा होता है क्योंकि हम डेफिनेशन नहीं समझ पाते व्हाट इज़ IIT JEE। IIT JEE इज़ ए नॉट ए कंसेप्चुअल एग्ज़ाम, इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्ज़ाम। तो मुझे ये समझ आ गया था कि हाँ हो जाएगा। तो मैं उसके बाद पहले मैं जनवरी तक जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तब तक मैं यही करता था, मॉडल्स नहीं करता था कोचिंग की, क्योंकि कोचिंग की मॉडल्स टाइम ही नहीं था। पहले ही 1 महीने में मैं समझ चुका था
कि मॉड्यूल्स अगर करूँगा तो सिलेबस मेरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैं ऐसे करता था, क्लास में लेक्चर सुनता था, क्लास में जो क्वेश्चन कराते थे वो करता था, उसके बाद बस जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, इतना ही करता था। ठीक है, जनवरी तक इतना ही किया था। उसके बाद जनवरी के बाद जब मेरी 93 परसेंटाइल आ गई, इतना पता लग गया कि चलो एडवांस में तो बैठ जाएंगे, जितनी मर्जी कट ऑफ आ जाए। और एक बात और समझ आ गई थी कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो एडवांस ही है, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मेरी स्पीड स्लो है करने की। ठीक है, तो मुझे ये समझ आ गया था कि एडवांस ही अपना मेन टारगेट है, एडवांस में ही मैं स्कोर कर सकता हूँ, मेंस में इतना नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बाद मैंने जनवरी से लेके मार्च तक सेल्फ स्टडी से खुद से अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया। 2 महीने के अंदर 2 महीने रोज़ स्टडी की। ठीक है, संडे को रिलैक्स करता था, संडे को थोड़ा फिल्म कोई मूवी देखता था या वेब सीरीज़ देखता था। ठीक है, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाता था। तो संडे को रिलैक्स करता था, बाकी 6 दिन दबा के स्टडी कर रहा था। इंटरेस्ट बना हुआ था, ऐसे कोई प्रेशर में नहीं कर रहा था कि करनी ही करनी है। ठीक है, हाँ नो डाउट लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम आता है तब तो प्रेशर में ही करते हैं। ठीक है, तब हम सभी करते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं कर रहा था प्रेशर में। तो हुआ, तो मैंने 2 महीने के अंदर अपना मार्च तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया। सिलेबस इन द सेंस मतलब मैंने हर एक चैप्टर की थ्योरी कर ली थी, हर एक चैप्टर मतलब 3 चैप्टर के अलावा हर एक चैप्टर की थ्योरी कर ली थी। 3 चैप्टर भी आपको बताता हूँ कौन से हैं, जो कि लाइफ में मेरी उसने लाइफ चेंज कर दी। 3 मतलब मैंने अपने जेई में लगभग 90 चैप्टर हैं, 90 में से मैंने 87 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 87 चैप्टर की मुझे थ्योरी आती थी और उनके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे। 2002 से लेके 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। तो अब लगा ये था कि अप्रैल में अपना एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में अपना जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोविड के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन होता गया। अप्रैल से मई में हुआ, मई से जून में गया, जून से जुलाई में गया, तो फाइनली सितंबर में एग्ज़ाम हुआ। तो पोस्टपोन होता मार्च में मेरा मतलब काफ़ी सिलेबस हो गया था और मैं 3 चैप्टर नहीं किए थे। 3 चैप्टर कौन से थे? मैथ्स के 3 चैप्टर थे, पीएनसी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और एक था बाइनोमियल। ये 3 चैप्टर नहीं किए थे, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल, क्योंकि एक टीचर ने क्लास में भी नहीं कराए थे उस टाइम, और मुझे इसका कोई लेक्चर मतलब खुद से मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि मुझे ये लग रहा था कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और मार्च आ चुका था। तो मैंने सोचा 87 चैप्टर किए हुए हैं, इन 3 चैप्टर की जगह इन पे ही फोकस करके अच्छी तरह रिवीजन करता हूँ। तो बाद में पता लगा एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया, लेकिन फिर उसके बाद इन 3 चैप्टर को करने का मन ही नहीं किया। तो उसके बाद मैंने इतना काम तो कर लिया था मार्च तक अब मैंने 87 चैप्टर की थ्योरी भी कर ली थी, क्वेश्चंस भी कर लिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर मैं बुक्स लेके आया अलग अलग, जैसे जो फेमस बुक है, जैसे ऑर्गेनिक में मैं MS चौहान सर की बुक लेके आया, ठीक है, फिजिक्स में HC वर्मा सर की बुक ले आया। इससे पहले बुक्स नहीं थी मेरे पास ये सब, ठीक है, उसी टाइम लेके आया मार्च के बाद। HCV लेके आया, ठीक है, और N अवस्थी लेके आया फिजिकल में, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में K कुमार लेके आया, ठीक है। मतलब फिजिकल की, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की तीनों की एक बुक्स अलग अलग लेके आया, जो क्वेश्चन वाली बुक होती हैं वो लेके आया। HCV लेके आया, ठीक है। मैथ्स में पहले ही मैंने सिंगेज सीरीज लेके रखी थी, सिंगेज में जो 5 सीरीज आती है ना बुक की, वो लेके रखी थी। 5 नहीं, एक्चुअल में 4 बुक्स ली थी, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट नहीं लिया था मैंने, तो 4 बुक वो ली थी, तो उनको भी ले आया। तो इन बुक्स को सोल्व करना स्टार्ट किया मैंने, बहुत जोर लगा के सोल्व किया मैंने। HCV का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट 42 डेज में ख़त्म कर रहे थे। 42 दिन में मैंने HCV का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट दोनों ख़त्म किए थे। हर एक क्वेश्चन किया था HCV का, क्योंकि मेरे कंसेप्ट बन चुके थे। थ्योरी में पहले कर चुका था, और थ्योरी में जब करता था डीप लेवल तक ही करता था, ठीक है, डीप लेवल तक ही करता था, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, तो करता रहा। तो अब मैं बुक्स लेके आया था जो अपनी और मैंने 42 डेज में अपनी पूरी HCV की। 42 डेज में पहले मैंने पूरी अपनी HCV की। उसके बाद मैंने लगभग 16 दिन में मैंने MS चौहान सर की बुक करी। 16 दिन में मैंने 2000 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, किए थे यार, ठीक है। रोज के 12-13 घंटे
क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहा था ऑर्गेनिक, मतलब उस दिन सिर्फ ऑर्गेनिक ऐसे। जब मैंने HC वर्मा 42 दिन में की थी, तो मैंने 42 दिन लगातार फिजिक्स ही की थी, मैंने केमिस्ट्री और मैथ को भूल ही गया था। 42 डेज मैंने फिजिक्स ही की थी, और केमिस्ट्री और मैथ में बस रिवीजन, संडे टू संडे रिवाइज कर लेता था, कि फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए, बस वही करता था। बाकी मैंने 42 के 42 दिन HC वर्मा को दिए पहले, फिर 42 दिन में HC वर्मा ख़त्म की। उसके बाद मैंने MS चौहान सर की बुक की 16 दिन में, ठीक है। उसके बाद N अवस्थी मैंने की 12 दिन में, ठीक है। N अवस्थी पूरी बुक की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 12 दिन में, ठीक है। रोज 12, 13, 14 घंटे स्टडी की। इंटरेस्ट बन चुका था, मेन बात वो थी। प्रेशर में नहीं कर रहा था स्टडी, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर में नहीं कर रहा था, जबरदस्ती नहीं बैठ रहा था, पता ही नहीं लग रहा था, टाइम बीत जा रहा था। अपने आप ही 13-14 घंटे सीटिंग बैठ गई थी, अपने आप ही 13, पता नहीं लगता था मुझे कि वो अचानक ही वॉच देखता था तो पता लगता था सवेरे के 5 बज गए, ठीक है। सवेरे के 5 बज गए ऐसे पता लगता था, पता नहीं लगता था, स्टडी करते करते टाइम निकल जाता था, इंटरेस्ट इतना बन गया था। तो ऐसे हुआ। उसके बाद मैंने ऐसी सारी बुक्स अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। 42 दिन में मैंने HC कर ली, ठीक है। 16 दिन में मैंने MS चौहान सर की बुक कर ली। जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है कि ऐसे ऐसे कर ली, इतना आसान था नहीं, काफ़ी टफनेस भी हुई, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, लेकिन रेगुलर लगा रहा। रेगुलर 12-14 घंटे स्टडी करना ईजी नहीं होता है, मुझे पता है। जब मैं 10th में था मुझे पता है इतना ईजी नहीं होता है। वो तो अभी 11-12th में आदत बन गई थी, इस करके ईजी हो गया था, ठीक है। तो किया, वो सब किया। तो ऐसी HCV की, MS चौहान सर की बुक की, ये की, K कुमार सर की बुक 10 दिन में की। तो अब मैंने हर एक बुक कर ली थी जो चाहिए अपने JEE के एग्ज़ाम के लिए। सिंगेज की भी 4 बुक्स कर ली थी, ठीक है। 4 बुक्स कर ली थी, ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक नहीं की थी। और उन 4 बुक में से भी अलजेब्रा में PNC, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल अभी भी नहीं किया था, ठीक है। अब फाइनली बाद में ऐसे कर, तो मैं ऐसे क्या करते करते अगस्त तक पहुंच गया, है ना। 42 दिन अपने HCV को दे दिए, 17 दिन इसको दे दिए, एंड MS चौहान को 16, 12, 13, 12 दिन दे दिए N अवस्थी को, 10 दिन दे दिए K कुमार को, और बाकी दे दिया पार्ट, बाकी जो दे दिया मैथ को, जो 4 बुक्स थी उसको दे दिया। तो ऐसे अब अगस्त तक पहुँच गया। अगस्त तक मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचा हुआ था। NTA अभ्यास का पेपर दे रहा था 220, 230, 235, 240। एलन की टेस्ट सीरीज ली हुई थी, एलन की टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें 230, 200। एलन का टेस्ट सीरीज तो NTA अभ्यास से इजी भी थी। NTA अभ्यास से इजी इन द सेंस कि वो बिल्कुल रिलेवेंट थी मेंस लेवल के, ठीक है। तो उसमें दे रहा था 200, मेरा मैक्सिमम भी तक गया है 264 मार्क्स, वो भी एलन के टेस्ट सीरीज में आया था। मतलब अगस्त में जब मैं आया तो मेरे 200 प्लस ही मार्क्स आ रहे थे हर एक टेस्ट में। कोई NTA अभ्यास दूँ अगर, ठीक है, एलन की टेस्ट सीरीज दूँ या मेरी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज थी उसको दूँ, सब में 200 प्लस ही आ रहे थे। उससे पहले नहीं आ रहे थे जब तक कोचिंग में था, ठीक है। कोचिंग मतलब जब तक ये उधर था, इंदौर में था, तब तक नहीं आ रहे थे। हो गया। तो उसके बाद स्टार्ट किया मैंने। अब अगस्त आया, अब सितंबर में एग्ज़ाम था, मतलब लगभग सितंबर में एग्ज़ाम था, अगस्त आधे से निकल गया था। और मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि अब तो इस बार तो जो मर्जी शिफ्ट आ जाए, जितना मर्जी, जैसा मर्जी एग्ज़ाम हो, NTA रिजल्ट जाए जैसा मर्जी बनाए, मेरी 99 परसेंटाइल आएगी ही आएगी। क्योंकि 220, 230 स्कोर करते हो तो कोई भी शिफ्ट हो उसमें आपकी आ ही जाती है 99 परसेंटाइल। अब क्या हुआ, फिर से ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। अब जो आया बैड टर्निंग पॉइंट आया, बहुत ख़राब टर्निंग पॉइंट आया। मैं बीमार हो गया। बीमार भी छोटा मोटा नहीं हुआ, 32 दिन के लिए एक तरह की रेस्ट हो गई। बस 32 दिन की एक तरह की बेड रेस्ट हो गई। हुआ क्या था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल, ग्लूकोज लेवल और हीमोग्लोबिन कोई होता है, मेडिकल साइंस में होता है ना, अपने ब्लड में होता है। तो वो मेरा डिक्रीज़ हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरा वेट जो है वो 6 से 7 किलो डिक्रीज़ हो गया था, और 6 से 7 किलो डिक्रीज़ हो गया था। और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई अगस्त में, अचानक ही बीमार हो गया, ठीक है। वॉमिटिंग होने लगी, उल्टी आने लगी थी, और ऐसी बहुत चीज़ें हो गई थी, और बीमार बहुत ज़्यादा हो गया। 32 दिन की बेड रेस्ट हुई थी, 32 दिन की। और उन 32 दिन में ही JEE मेंस भी हो गया, JEE मेंस का सेकंड अटैम्प्ट भी हो गया, और JEE एडवांस भी हो गया।
जेई मेंस का जो सेकेंड अटैम्प्ट था उसके 10 दिन बाद ही जेई एडवांस भी था, उसके 10 दिन बाद ही जेई एडवांस भी था। उस 32 दिन के अंदर ही जेई मेंस भी हो गया, जेई एडवांस भी हो गया, और दोनों ही ख़राब चले गए, दोनों ही ख़राब चले गए। जेई मेंस में मेरे मार्क्स आए 168, बहुत दुख हुआ। जिस स्टूडेंट के 264 मार्क्स आए हुए उसके 168 मार्क्स आए, तो बहुत दुख हुआ। ठीक है, उसका रीज़न वही था कि कर ही नहीं पा रहा था, हाथों में जान ही नहीं थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, चला ही नहीं पा रहा था पेन। ठीक है, तो और 200 प्लस स्कोर करने के लिए आपकी पेन की स्पीड होनी चाहिए, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बहुत हिम्मत कर करके पीठ दर्द कर रही थी। ठीक है, बैक में बहुत पेन होता था उस टाइम उन 32 दिनों में, तो कर ही नहीं पा रहा था। तो 168 मार्क्स आए, और 168 मार्क्स में मेरी परसेंटाइल बन गई थी 97.3। और तो को शिफ्ट अच्छी थी, नहीं तो 168 पे मार्क्स पे 97 परसेंटाइल भी काफ़ी शिफ्ट में नहीं बन रही थी। तो 97 परसेंटाइल मेरी आ गई, तो इतना हो गया कि चलो NIT तो मिल रही है, इतना हो गया कि मतलब कम से कम जो 2 लाख रुपए लगाए थे बच गए, सेफ हो गया। लेकिन मुझे इतना पता था कि IIT है, लेकिन अब 10 दिन बाद एग्ज़ाम था और बीमार मैं अभी भी था। अब बिल्कुल रोने जैसे हालात हुए थे, रोया भी था बीच में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत रोया भी बीच में 1-2 बार। ठीक है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दिया जेई एडवांस का, पहला पेपर दिया जेई एडवांस का। जेई एडवांस के 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। पहला पेपर दिया, फिज़िक्स केमिस्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट की। केमिस्ट्री बहुत आसानी से हो गई, बहुत आसानी से होने लग गई थी, बहुत आराम से हो रही थी। ठीक है, मतलब आराम से फ्लो में, आराम से तसल्ली से हो रही थी, और मैं बस स्पीड भी स्लो थी। ठीक है, स्पीड भी स्लो थी, और वैसे एडवांस में स्पीड तो ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन तब भी जितनी चाहिए उससे भी धीरे हो रहा था काम। ठीक है, तो और उसके बाद फिज़िक्स किया। जब केमिस्ट्री और फिज़िक्स मैंने पूरा कंप्लीट किया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री जब मैंने पूरा कंप्लीट किया, और अच्छा खासा कंप्लीट हो गया था, मतलब 80-90% क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी हो गए थे, और फिज़िक्स के भी 70-80% क्वेश्चन हो गए थे। अब जब देखा तो टाइम देखा तो बचे 21 मिनट, और मैथ अभी पूरा बचा हुआ है। मैं घबरा गया, मैथ करना शुरू किया, और 10-12 मिनट तो यही डिसाइड करने में लग गए कि करूँ कौन सा क्वेश्चन देखूँ। मैं सोच रहा क्वेश्चन देखूँ, और माइंड में आ रहा था कि यार नहीं, ये लेंथी है, टाइम कम है, कोई छोटा क्वेश्चन देखते हैं। और छोटा क्वेश्चन ढूंढने में ही 10 से 12 मिनट निकल गए। ठीक है, 10 से 12 मिनट निकल गए। ऐसी सिचुएशन को मुझे हैंडल करना आता था उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम माइंड ही नहीं चल रहा था। एक तो पहली बार बीमार था, इस करके भी नहीं चल रहा था, ऊपर से सिचुएशन इतनी नर्वस सारी बन गई थी। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं पूरे फर्स्ट पेपर में सिर्फ मैथ के 2 क्वेश्चन कर पाया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाया था। एक 3 नंबर का था, एक 4 नंबर का, टोटल 7 नंबर का पेपर कर पाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। बाहर आया तब भी मैं खुश था, इतना दुखी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, मतलब ना ज़्यादा दुखी था, नॉर्मल था। मैंने कहा चलो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो अच्छा हो गया है, मैथ का अगर मैथ में अगला भी सेकंड पेपर रहता है, सेकंड पेपर में अच्छा कर लेंगे, ओवरकम हो जाएगा। और इतना भी पता था कि जेई एडवांस में 50-60% अगर हमारे मार्क्स हों तो हमें IIT मिल जाती है अच्छी, मतलब टॉप की 5 IITs में ही सीट मिल जाती है एक कोर ब्रांच के साथ। ठीक है, तो सेकंड पेपर में गया, स्टार्ट किया करना। सबसे पहले स्टार्ट किया इस बार मैथ से ही, सोचा था कि मैथ से मैं पहले कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले पेपर में, जो फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन किए थे, उन पे भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरे सही होंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम में किए थे, वो भी अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो मैथ स्टार्ट किया, और मैथ्स में बिलीव मी पहले 11 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठाया PNC का, दूसरा उठाया बाइनोमियल का, तीसरा उठाया PNC और बाइनोमियल दोनों मिक्स, चौथा क्वेश्चन उठाया लिमिट का क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें भी PNC लग रही है, और PNC बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी ही मैं नहीं करके आया था। पहले 6-7 क्वेश्चन मैंने उठाए, मैं घबरा गया
कि ये क्या हो रहा है, जो चैप्टर 3 नहीं करके आया उसी से पूरा पेपर आ रहा है मैथ का, घबरा गया पूरा। 35-40 मिनट लगा रहा लिमिट के क्वेश्चन में, लिमिट का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको करता रहा। उसमें आगे काफ़ी पहले मैंने मतलब एक पेज से ज़्यादा सोल्व कर लिया, उसके बाद लास्ट में पता लगा कि लास्ट में इसमें पीएनसी का कंसेप्ट लगेगा। तो फिर पहले इतनी टाइम भी दिया उस लिमिट के क्वेश्चन को, 15-20 मिनट भी दिए, ठीक है 15-20 मिनट भी दिए, और क्वेश्चन भी नहीं हुआ हो, क्योंकि लास्ट में आंसर निकालने से पहले उसमें पीएनसी लग रहा था। डर गया, डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो गया अचानक ही। मैं जल्द फिर डर के मारे मैं मूव ऑन कर गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर से केमिस्ट्री में मूव ऑन कर गया, केमिस्ट्री में मूव ऑन कर गया। फिर होने लग गए क्वेश्चन केमिस्ट्री में करना। मैथ मेरा वीक नहीं था, मैथ अगर मेरा वीक होता तो 264 मार्क्स कैसे आ जाते। मैथ मेरा वीक नहीं था, 4 पार्ट मैं कर चुका था, ठीक है 4 पार्ट सिंगेज के कर चुका था। मैथ मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मैथ मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी था। लेकिन मैथ्स में, मैथ्स की क्या चीज़ है, मैथ टाइम मांगता है, मैथ टाइम और स्पीड दोनों मांगता है। और हाथों में जान नहीं थी, हाथ ऐसे मेरे काँप रहे थे, ठीक है ऐसे मतलब नर्वसनेस के मारे नहीं, वीकनेस के मारे, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन था। तो हुआ तो मैं केमिस्ट्री में मूव ऑन कर गया, केमिस्ट्री किया, ठीक है केमिस्ट्री आराम से होने लग गई, ठीक है क्योंकि उसमें थ्योरी मतलब लिखना कम होता है केमिस्ट्री में, और फिज़िक्स भी होने लगी। फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, तो इस करके फिज़िक्स में टाइम ज़्यादा लग गया, फिज़िक्स में टाइम ज़्यादा लग गया। अब लास्ट में बचे 13 मिनट, मैथ कुछ नहीं किया, पहले पेपर में 7 नंबर का किया है, अब 13 मिनट बचे। अब बिल्कुल घबराया हुआ हूँ। उन 13 मिनट में ढूंढता रहा, क्वेश्चन उठाया, ठीक है मतलब किस्मत ऐसी थी कि क्वेश्चन आप देखोगे, पेपर 2 देखना आपको दिखेगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल का कितना ज़्यादा यूज़ आया हुआ है। और जो उसके बाद लास्ट के जब 10 मिनट ही बचे थे मेरे पास मैथ करने के, तो मैं 3D का क्वेश्चन मिले, मुझे 3D के 2 क्वेश्चन मिले, तो मैंने करना स्टार्ट किया। पहला एक क्वेश्चन किया, ठीक है एक क्वेश्चन किया, और लेंथी जाते ही जाए, ठीक है कभी उस लैम्डा निकालना हो, कभी म्यू निकालना हो, लैम्डा म्यू को इक्वेट करना हो, वो सब करता रहा। वो सब करने में 7-8 मिनट निकल गए। एक क्वेश्चन सोल्व हुआ, ठीक है वो भी उसका एक पार्ट था, मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, उसका एक पार्ट सोल्व हुआ, ठीक है एक पार्ट सोल्व हुआ, 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का सोल्व हुआ। 2 मिनट बचे, अब 2 मिनट बचे, अब हिम्मत हार गया था, मतलब कि अब 2 मिनट में क्या ही 2 मिनट में एडवांस का कौन सा क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं मैथ्स सेशन में जिसमें उस सेशन में गया जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसमें गया, और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे वो, तो उनमें मैंने गैस मार्क ही ऐसे कर दिए कि किसी में 0 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया कि शायद कोई सही हो जाए, ठीक है क्योंकि टाइम तो बचा नहीं था, अब क्या कर सकते हैं। जेई एडवांस का दूसरा पेपर भी ओवर हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पेपर में अच्छी हुई थी। बाहर निकला, सब खत्म हो गया था, ऐसे लग रहा था। बाहर आया तो लग रहा था कि नहीं होगा क्रैक, ठीक है नहीं होगा, ठीक है। तो बस आए, फिर डैडी भी बाहर, मतलब पापा बाहर आए हुए थे, मैं डैडी कह के बुलाता हूँ। तो डैडी बाहर आए, डैडी ने पूछा कैसा हुआ। पहला पेपर के टाइम तो मैंने ही कहा था कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ। दूसरे पेपर के टाइम मैंने पहले उस टाइम काफ़ी लोग थे आसपास, तो मैंने कहा ठीक हुआ, ऐसे मतलब मैंने ऐसे किया। उसके बाद आ गए होली फिर हम बस स्टैंड पे आ गए घर जाने के लिए, निकलने के लिए। बस में जब बैठे, दोनों साथ में बैठे, तो मैंने डैडी को कहा डैडी नहीं होगा। डैडी शौक में, मैंने कहा डैडी नहीं होगा, और मैं उधर रोने लग गया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैथ ने काम ख़राब कर दिया, 3 चैप्टर ने पूरी लाइफ चेंज करके रख दी मेरी, सब उलट पुलट करके रख दिया उन 3 चैप्टर ने सारी गेम ही पलट दी। पहले पेपर में मैंने गलती कर दी कि मैथ को टाइम नहीं दिया, दूसरे पेपर में उन 3 चैप्टर ने मेरा सब कुछ ख़राब कर दिया। बहुत रोया उस टाइम भी। तो डैडी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, तूने पहले ही इतना कुछ अचीव कर लिया है, तू अपने आप को देख तो, तू कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तुझे माइनस डिवाइड नहीं आती थी, और तू आज IIT JEE का एग्ज़ाम देने गया था। कहते देखते हैं, अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया ना, तेरे कहने से क्या होता, क्या पता हो ही जाए, क्या पता कट ऑफ लो चली जाए।
लेकिन अंदर से पता लग गया था नहीं होगा। घर आया सेंटर से, आते ही सो गया। घर लोगों ने, मम्मी ने कहा खाना खा ले, खाना नहीं खा रहा, थोड़ी देर रो के सो गया। ठीक है, सवेरे उठा, मैंने कहा चलो अब जो हो गया हो गया है। कुछ दिन बाद ही बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ गया था। ठीक है, रिज़ल्ट आया, मैंने खुद देखने की हिम्मत नहीं की, अपने दोस्त को कहा मेरा रिज़ल्ट देखना क्या आया। दोस्त ने बताया 178 मार्क्स आए जेई एडवांस में। जेई मेंस में 168 मार्क्स थे, जेई एडवांस में 178 मार्क्स। 178 मार्क्स पे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में भी ब्रांच कोई ना कोई मिल जाती। ठीक है, एज ए जनरल कैंडिडेट। तो और साथ में भी बताया कि मैथ्स का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, 1 नंबर से रह गया। समझ रहे हो कितना दुख हुआ होगा। 1 नंबर से मैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे से सीधा एनआईटी जालंधर में आ गया, सिर्फ 1 नंबर से। 178 मार्क्स, और वैसे तो मैं उससे भी ज़्यादा ही स्कोर करके आता एडवांस में, लेकिन सब कुछ उसने ख़राब कर दिया। ठीक है, तो उस बीमार 32 दिन ने सब कुछ ले लिया मेरा। तो अब जेई एडवांस नहीं क्रैक हुआ। ठीक है, जेई एडवांस नहीं क्रैक हुआ तो सोचा अब क्या करूं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था अब कि मतलब टूट चुका था अंदर से। बस हाँ ये था कि एक सेफ ऑप्शन था कि बस एनआईटी तो मिल रही थी, एनआईटी जालंधर से भी अच्छी अच्छी एनआईटी मिल रही थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ऐसा कर यार पंजाब में ही ले ले, कि हम पंजाब में हम हैं भी। ठीक है, तो अपने होम स्टेट में ही ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो अच्छी एनआईटी ट्रिची में भी कुछ ब्रांचेस मिली थी टॉप की एनआईटीज़ में। ठीक है, लेकिन आईआईटी तो चली गई। तो मैंने कहा चलो अब जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, और 1-2 लोग थे भी जो मतलब कहते थे कि क्या भाई, मतलब थोड़ा सा ऐसे चिढ़ाते थे कि आईआईटी नहीं हुआ ना, आईआईटी करने गए थे ऐसे ऐसे। मतलब क्या, मतलब 1-2 ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जितने भी मेरा सराउंडिंग था उन सब में मेरे एजुकेशनली मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे और एजुकेशन लेवल पे मैं सबसे ज़्यादा ही था। ठीक है, मेरे से ज़्यादा एजुकेशन के लेवल में नहीं आता था मेरी एज के अंदर। लेकिन तब भी 1-2 लोग जिनको आता भी नहीं था मेरे जितना, वो भी कहते थे क्या भाई आईआईटी करने गया था, आईआईटी नहीं हुआ, एनआईटी में ही रह गया। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा फील होता था जैसे आप क्लिप देख रहे हो। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। तो बहुत दुख हुआ उस टाइम भी, तो निकल नहीं पा रहा था उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा था। तो अचानक ही एक दिन, मतलब अचानक ही नोटिफिकेशन आती है, मतलब अचानक ही एक न्यूज़ आती है कि नेक्स्ट ईयर भी एडवांस में बच्चों को चांस दे दिया जाएगा, एक और अटैम्प्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में मैं खुश हो गया। ठीक है, उस टाइम मेरी फीलिंग ऐसी थी जैसे आप इस क्लिप में देख रहे हो। अगर उस दिन मुझे मौका मिल जाता तो आज मैं भी खुशी के मारे ऐसे ही जोश में भाग रहा होता और पूरी दुनिया को चीख चीख के बता देता कि आ रहा हूँ मैं फिर से। ठीक है, अगर ये चीज़ हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, तो लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही क्लैरिफाई किया जेई एडवांस ने कि एक अटेम्प्ट और उनको ही दे रहे हैं जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम ना दिया हो, 2020 में एग्ज़ाम ना दिया हो, उनको ही दे रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप ले नहीं सकता था मैं। फिर ड्रॉप क्यों नहीं ले सकता था, क्योंकि मैंने पहले ही एक साल का ड्रॉप ले लिया था और सेकंड टाइम ड्रॉपर जेई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, 12th में तो मैंने जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, सीधा फर्स्ट ड्रॉप में ही दिया था, और सेकंड ड्रॉप में आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो बस मैं यही देख रहा था, मैं उम्मीद में था कि शायद मुझे जेई एडवांस का एक मौका और दे दे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, एनआईटी जालंधर मैं तब भी ले लेता, लेकिन मैं तब भी एक बार आईआईटी जेई देता ज़रूर। ठीक है, लेकिन नहीं मिला ऑप्शन।
ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने कहा चलो, अब अंदर से दुखी तो था। उसके बाद अचानक ही मैंने एक दिन वेब सीरीज़ देखी, एक पता नहीं सैफ अली खान की एक वेब सीरीज़ थी। उसमें उसने एक लाइन बोली, इफ़ यू कांट बी ए किंग, बी ए किंग मेकर। वो लाइन मुझे हिट कर गई कि अगर तुम राजा नहीं बन पाए तो दूसरों को राजा बना दो, क्योंकि राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल आदमी कौन होता है? जो राजा बनाता है। इफ़ यू कांट बी ए किंग, बी ए किंग मेकर। ये जब मैंने लाइन उस वेब सीरीज़ में सुनी, वेब सीरीज़ का नाम नहीं याद है मुझे क्या था, लेकिन सैफ अली खान की अभी जो लेटेस्ट वेब सीरीज़ थी उसी में था। उस जगह पे मैंने पोस्ट करा और मैं सोचने लग गया। मैंने कहा यार मेरा आईआईटी क्रैक नहीं, क्योंकि मैं तो ड्रॉप ही मैंने इसलिए लिया था कि मैं एजुकेटर बन जाऊं आईआईटी जेईई का, लेकिन अब आईआईटी मिली नहीं थी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इतना कि मैं आईआईटी का एजुकेटर बन पाऊंगा। तो लेकिन उस लाइन ने पॉजिटिवनेस दी कि इफ़ यू कांट बी ए किंग, बी ए किंग मेकर। तो मैंने कहा मेरा आईआईटी नहीं हुआ तो मैं अपनी आगे वाली लाइफ में हजारों लोगों को आईआईटीएन बनाऊंगा। तो उसके बाद ही मैंने कुछ दिन में ही यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर दिया और आगे की जर्नी आपके सामने है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया और अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने तरफ से कि इतने आईआईटीएन बनाऊं कि डेफिनेशन मुझे सेटिस्फाइड करे कि इफ़ यू कांट बी ए किंग, बी ए किंग मेकर। तो आज मैं किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आईआईटीएन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम का काफ़ी अच्छा रहा। 9 स्टूडेंट ऐसे थे, 9 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी मैंने 99 परसेंटाइल अचीव कराने में हेल्प की थोड़ी बहुत, ठीक है। 9 स्टूडेंट थे जिनको मैंने मेंटर किया था, जिनकी 99 परसेंटाइल आई। बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेरी परसेंटाइल नहीं आई उससे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स की परसेंटाइल आ गई। और अगले साल और अच्छी लेके आएंगे, उससे अगले साल और अच्छी लेके आएंगे। और आने वाले 3 से 4 साल में आईआईटी जेईई का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा डिटेल वे में मैं अपने इस चैनल पे करा दूंगा। और साथ साथ में बायोलॉजी भी मैं ही कराऊंगा। 4 के 4 सब्जेक्ट मैं ही कराऊंगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायोलॉजी भी। बायोलॉजी अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ खुद अपने लेवल पे, 30-40% कंप्लीट कर चुका हूँ एम्स लेवल तक। अभी 100% कर लूँगा, तब बायो में अभी टाइम लगेगा। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल में फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायो का भी, ये चारों सब्जेक्ट मैं अकेला इन चारों सब्जेक्ट को यूट्यूब पे अपने चैनल पे करा दूंगा। उसके बाद का बाद में सोचेंगे। तो ये थी यार मेरी आईआईटी जेईई की जर्नी, ठीक है। आप मुझे बताना आपको कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला। अब उसके बाद मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं पॉजिटिवनेस में हूँ। अब मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं मतलब रिग्रेट नहीं है अब कि आईआईटी में नहीं हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है अब, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये भी समझा, एक बात और मैंने समझी कि मैं अपने मतलब ये सोचता रहता था, ये रोता रहता था ये सोच के, जब मेरा एडवांस नहीं क्लियर हुआ तो मैं सोचता रहता था क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों बीमार हुआ उस दिन, इतने दिन के लिए मैं ही क्यों बीमार हुआ। मैं किस्मत को दोष देता था। फिर भगवत गीता सामने आई, क्या बुक है यार। फिर पता लगा कि हम अपनी गलतियों को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। असल में गलती किस्मत की नहीं थी वो कि मैं बीमार हो गया 32 दिन के लिए। असल में मेरी ही गलती थी, मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। स्टडी में इतना बिजी हो गया था कि हेल्थ में ध्यान ही नहीं रखा। वो मेरी गलती थी, वो बाद में एहसास हुआ। तो इसलिए आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसको किस्मत के भरोसे ना बैठो कि किस्मत शायद कुछ करे, किस्मत के कारण शायद ये हुआ है, ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने बोली थी कि भगवान के भरोसे ना बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। समझ रहे हो?
क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि तू कुछ करना तो शुरू कर, मैं तेरे साथ हूं। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसी थी यार मेरी जर्नी। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको 10th तक माइनस डिवाइड नहीं आती थी, उसने 10th में टॉप किया, ठीक है। 11th 12th में इन पंजाब के बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट स्कूल में गया, ठीक है, बेस्ट स्कूल में गया, उधर भी हमेशा टॉप रैंक्स में रहा। IIT JEE की तैयारी करने गया, ड्रॉप लेने के लिए पैसा लगना था बहुत, 2 लाख रुपए बहुत ही रिक्वेस्ट करके पेरेंट्स को बहुत ही लोन लेके फीस पे की, ठीक है। सिलेबस अपना कंप्लीट किया। लास्ट में JEE मेंस पहला अटैम्प्ट तो चलो जितने मेरा पहले अटैम्प्ट में जितना मुझे आता था उतनी ही परसेंटाइल आई थी, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं उतनी आई थी, ठीक है। JEE एडवांस का बता ही चुका हूँ आपको। तो इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर से मैं पॉजिटिव मोड पे आया और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले 4-5 साल में मैं कुछ इतना अचीव जरूर कर लूँगा जो शायद IIT बॉम्बे का स्टूडेंट होके भी मैं ना कर पाता। इतना कुछ अचीव कर लूँगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। मैं ये स्टोरी इसीलिए बताई यार कि आप पीछे वाली स्टोरी इसीलिए बताई, सीधा मेन स्टोरी पे नहीं आया, ये इसीलिए बताई कि अगर आप अभी किसी भी लेवल पे हो, आप 0 पे हो, मेरे से तो कम पे नहीं हो ना। माइनस डिवाइड आता है, माइनस डिवाइड आता है ना, किसी और से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, माइनस डिवाइड आता है ना। तो आपको माइनस डिवाइड आता है तो मतलब मेरे से लेवल आपका पहले ही ऊपर था, तो अभी भी आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बस करो, डरो ना यार, अपने आप पे पूरा विश्वास रखो, अपने फैमिली पे पूरा विश्वास रखो और करो, पॉजिटिव अप्रोच रखो एक, तो आउटपुट जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ यार मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक पॉजिटिवनेस मिली हो, एक मोटिवेशन मिली हो, एक आपको चीज सीखने को मिली हो कि एक स्टूडेंट अगर जिसको माइनस डिवाइड तक नहीं आता था 10th तक, और अगर IIT JEE का इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का आज अगर एजुकेटर बन सकता है, IIT JEE का आज मैं एजुकेटर हूं, तो आप भी सब कुछ कर सकते हो यार, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो करने की शुरुआत करो, मैं आपके साथ हूँ। सबसे मेन बात, आपकी फैमिली आपके साथ है और आपका ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। मे भी मैंने काफ़ी चीज़ें मिस की होंगी, ठीक है, और कभी ना कभी मैं छोटी छोटी क्लिप्स में अगर लगा मुझे ऐसा कि ये चीज़ पार्ट मिस हो गया था तो कभी कभी आपको बता दिया करूँगा। ओवरव्यू मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसी क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो चलो यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी, ठीक है, कैसे लगी, क्या आपको फील हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे बताना, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं कभी और, ऑल द वेरी बेस्ट।